हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप सब ठीक होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज हम क्लास 10th की वीडियो लेके आए हैं। मैथ्स चैप्टर 3 जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा था, बीच में रह गया था, कुछ जूम पे सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे थे। सो यूट्यूब वीडियोस डालने का डिसीजन लिया गया है और उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि 10th क्लास है, आप सबके लिए काफ़ी क्रूशियल टाइम है। आप सबका टाइम वेस्ट ना हो, स्टडी का जो लॉस हो रहा है उसको कवर अप किया जाए। तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर पे बैठ के थोड़ा सा स्टडी कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो हमारा चैप्टर था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैंने इसको थोड़ा डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। पेयर का मतलब हो गया 2, तो मतलब हम यहाँ 2 इक्वेशंस की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है आप सबको पता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, वो क्या आती है, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ कोई भी आप स्क्वायर, क्यूब ये सब नहीं पढ़ोगे। 2 वेरिएबल्स मतलब x और y के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ देखोगे 3x + 4y + 3। ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। अब इसको हम जो स्टैंडर्ड लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c लिखते हैं। अब हमें 2 इक्वेशन लेनी है, तो हम क्या पाएंगे, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो इस तरीके की आपकी ये 2 इक्वेशन हो जाएंगी। अब सबसे पहला है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन, जो आपका एक्सरसाइज 3.1 में वो दिखा रहा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। उसको लेके 3 कंडीशंस हैं आपकी। अब आप देखोगे, आपने 9th क्लास में सीखा था इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना 3rd और 4th चैप्टर में। तो आप ग्राफ बनाते थे, इस तरीके का सॉल्यूशन निकल के किसी भी का जो सॉल्यूशन आता था वो एक स्ट्रेट लाइन आता था। अब ये 2 इक्वेशंस हैं, तो 2 की 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी। अब वो 2 स्ट्रेट लाइन क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं और एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकती है। वही चीज़ें हमें यहाँ सिखा रहा है। कैसे सिखा रहा है, एक फॉर्मूले से। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो ओवरलैप करेंगी, या वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी। 3 ही कंडीशन बनती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, तो ये a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 जो लिखवाया था उसका यूज़ यहाँ है। अगर a1/a2 मतलब ये a1/a2, ये वैल्यू जो भी हो इसकी, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो क्या होगी, 1 होगी, और x ही नहीं हो तो क्या होगी, 0 होगी। एक्सरसाइज 3.2 में आपकी ये कंडीशंस यूज होंगी। आपसे पूछेगा क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या वो ओवरलैप कर रही हैं, या वो पैरेलल है। ठीक है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यहीं पे ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या करेंगे, एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1। मतलब एक वैल्यू उन दोनों की क्या आएगी, कॉमन आएगी। दूसरा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, ओवरलैपिंग लाइन भी बोल सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई लाइन होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग, एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर, सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर आएंगे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2, जब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तब वो क्या होगा, ओवरलैप करेगा। अब यहाँ देखो एक वर्ड मैंने लिखा है कंसिस्टेंट, इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन है। कंसिस्टेंट मतलब इनका कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। यहाँ आप देखो इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, ओवरलैप कर रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, हर पॉइंट सॉल्यूशन है। जितने भी पॉइंट है सबके सेम कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको देगा। मतलब ये दोनों लाइन का सेम सॉल्यूशन हो सकता है। अगर वो पैरेलल आती है, पैरेलल आने की कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो इक्वल होंगे बट ये इक्वल नहीं होगा। सिंपल है, पहले दोनों इक्वल ना हो तो एक इंटरसेक्शन, सारे इक्वल हो तो ओवरलैप, पहले 2 इक्वल हो तीसरा इक्वल ना हो तो वो आपस में लाइन क्या होंगी, पैरेलल, और पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इसी से आप 3-4 क्वेश्चन अपने 3.2 एक्सरसाइज के इजीली कर सकते हो। इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। सेम इसी कंडीशन से आप ये कर सकते हो, और ये कंडीशन पैरेलल वाली आती है तो वो क्या है, आपकी इनकंसिस्टेंट लाइन है। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने किया है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। आपको यहाँ क्या बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे देखिए, 5 पेंसिल्स 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है और दोनों का कॉस्ट है ₹50। और वहीं वो बोल रहा है 7 पेंसिल ले ले और 5 पेन ले ले तो उनका कॉस्ट है 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। आपको याद हो तो आपको कुछ रिमाइंड में आएगा, दिमाग में आएगा। आपने 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए थे
कि इसकी लीनियर इक्वेशन बनाए कि 5 पेंसिल इतना है, फादर की एज इतनी है, मदर की एज इतनी है, तो उसकी इक्वेशन बनाओ। बेटा 8th और 10th क्लास और 9th और 11th क्लास आपस में थोड़ा सा रिलेटेड होती है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे आप देखेंगे तो सिंपल आप कुछ भी ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ पेन एक्स ले सकते हो या कॉस्ट ऑफ पेंसिल एक्स ले लेते हो। मैंने पेन एक्स लिया है और पेंसिल को वाई लिया, जैसे आप 8th क्लास में करते थे। आपके पास इक्वेशन थी 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपये। पेंसिल क्या लिया है वाई, पेन क्या लिया है एक्स, तो 5y या 5y प्लस 7x या 7x प्लस 5y कुछ भी लिख सकते हो 50। इसी तरीके से 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल मतलब 7y और 5 पेन मतलब 5x इक्वल टू 46। ये आपने बना लिया, ये इक्वेशन आपने 8th क्लास में तक सीखी हुई है बनाना। नेक्स्ट आपने 9th क्लास में निकाला है इसका सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस मतलब इनके 2 पॉइंट्स निकाल लो, इनके मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो मैंने जब निकाला x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 0 पुट किया तो आप यहाँ देखोगे y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 5y इक्वल टू, y की वैल्यू 0 पुट करा तो 7y इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो मैंने ना इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। वैसे आप कर सकते हो, मैंने यहाँ पे क्यों स्टॉप किया है, क्योंकि जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो पॉइंट वाइज नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपका जब एग्जाम में आएगा तो आपका परफेक्ट ग्राफ होगा, तो आप पॉइंट में बनाओगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कोशिश ऐसा करो कि पॉइंट में ना आए। तो y की वैल्यू क्या लेने की कोशिश की 3 से क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 3 15, उधर जाके माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 35, तो x कितना आ जाएगा 5। जो मर्जी आपको आता है ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। ऐसे ही इसको भी सॉल्व किया तो यहाँ भी हमारे 2 ही सोल्यूशन आए, -2,8 और 5,3। -2 क्यों लिया, क्योंकि आप देखोगे 46 है, 46 को अगर मैं इसमें 10 ऐड कर दूं तो 56 हो जाएगा, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो y की x की वैल्यू -2 ले ली, -2 इंटू 5 10 हो गया, -10, उधर जाके +10 56, 7y इक्वल टू 56, तो y इक्वल टू 8। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे ये वैल्यू ले ली, तो इस तरीके से मेरी 2 वैल्यूज आ गई। कम से कम आप कोशिश कीजिएगा 3 वैल्यूज जरूर लें। अब आप यहाँ देखोगे मैंने सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, जैसे आप 9th क्लास में लिखते थे 3rd और 4th चैप्टर में। 7x प्लस 5y जो फर्स्ट लाइन है इसके सॉल्यूशंस ये रहे, 5x प्लस 7y के सॉल्यूशंस ये रहे। आप सबको ग्राफ भी प्लॉट करना आता है, ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब जैसे -2,8 और 5,3 इसके सॉल्यूशन है, ये इसकी इक्वेशन है, ये जरूर लाइन के ऊपर आपको ये जरूर लिखना है इसकी इक्वेशन, ठीक है, लीनियर फॉर्म में 5x प्लस 7y। ऐसी 0,10 5,3 इसके सॉल्यूशन है, वो इसके ऊपर जरूर लिखने हैं। जहां ये मीट करेगा वो दोनों का क्या होगा सॉल्यूशन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सॉल्यूशन। ग्राफ की मदद से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो 5,3 पे मीट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 5,3। आपका हो गया सर सॉल्यूशन कैसे हुआ, तो आप यहाँ देखोगे बेटा x क्या आया 5, y क्या आया 3। आपने कॉस्ट ऑफ पेन क्या लिया था x, तो x कितना आ गया ₹5, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या लिया था y, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या आ गया ₹3 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इस चैप्टर में जो आपका है आगे इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाफ द क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज आई गेस 3.2 का है, शायद 3.2 या 3.3 का। फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 4 meter, then its breadth is half the perimeter of rectangle whose length is 4 meter, then its breadth 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। यहाँ पे लार्जर लिखना मिस हो गया है, 4 मीटर ग्रेटर, तो ग्रेटर मैं लिख देता हूँ, आई गेस क्वेश्चन याद है मुझे। तो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पेरीमीटर का हाफ दिया हुआ है, whose length is 4 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, वो 36 मीटर, और वो हाफ द पेरीमीटर कितना है उसका 36 मीटर। तो हमें उसकी डायमेंशन निकालनी है, सिंपल। तो पहले क्या कर दिया, लेंथ x मान ली और ब्रेथ y मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ 4 मीटर बड़ी है। तो लेंथ में से अगर ब्रेथ माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4, क्योंकि लेंथ क्या है हमारी 4 मीटर बड़ी है, क्योंकि उसको x लिया है। अगर लेंथ 10 है ब्रेथ 6 है तो 10 - 6 4 ही आएगा ना, तो 4 बड़ी है वो, तो x - 4 10 आ गया। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर इज 36। आपको इक्वेशन खुद से बनानी है इसमें, जैसे आप 8th क्लास में बनाते थे, फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस ब्रेथ, हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 5, और वो कितना है 36। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, जहां वो मीट करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। मेक ग्राफ ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, और जो आपको इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या आएगा आपका सॉल्यूशंस।
अब चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये सब तो आपने 8th क्लास में सीखा हुआ था, 9th क्लास में सीखा था। अब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व बाय 3 मेथड्स। जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो 3 मेथड से सॉल्व की जा सकती है। जो दो इक्वेशन है, जैसे अभी हम ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं, उसके 3 मेथड और है सॉल्व करने के। सबसे पहला है आपका सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे जो आपका 3.3 एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। ये आपके 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी और 3.4 और 3.5 में ये दो हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी इजी है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट करनी है आपको वैल्यूज़। तो ये आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश की है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। आप मेमोराइज कीजिए अपनी 8th क्लास, काफ़ी याद आएगा आपको बहुत कुछ। देखिए मैंने वही क्वेश्चन लेने की कोशिश किया, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, मतलब एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 years hence, 5 year hence का मतलब आज से 5 साल बाद, ठीक है, आज से 5 साल पहले, सॉरी, ठीक है, 5 year hence आज से 5 साल बाद होगा। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 year hence आज से 5 साल पहले जैकब की एज जो होगी वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। 5 years ago आज से 5 साल पहले, अगो मतलब पहले, जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। उसके जो एज थी जैकब की अपने बेटे की एज से 7 गुना ज़्यादा थी। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, जैसे आप 8th क्लास में करते थे। सिंपल ले लिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 year hence, आज से 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, x + 5 years, और सन की एज y + 5 year, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या लिया हमने, x और y। इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि जो उसके फादर की जैकब की एज है अपने बेटे से एज के कितने गुना ज़्यादा होगी, 3 गुना। आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो अपने फादर सन की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज क्या होगी, 3 गुना अपने बेटे की एज से। x + 5 विल बी इक्वल टू 3 times y + 5, ये सबको आता ही है। तो x + 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 3y + 15, ये 3y को माइनस करके इधर ले आए, 5 को उधर माइनस कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो x - 3y = 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो बोल रहा है 5 साल बाद, 5 years ago जैकब्स एज विल बी 7 times हिज सन्स एज। तो पहले 5 साल बाद पहले उसकी एज क्या होगी, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी जैकब की, x - 5, और उसके बेटे की एज क्या रही होगी, y - 5। अब वो बोल रहा है जैकब की एज कितनी थी, 7 गुना थी अपने बेटे की एज के। तो x - 5 विल बी 7 times y - 5, 5 गुना। 5 साल पहले की एज 7 गुना ज़्यादा हो गई जैकब की, तो जैकब की एज 7 गुना अपने बेटे की एज। सॉल्व कर दिया इसको भी, 7y और 7 5 = 35, 7y माइनस हो गया, -5 उधर जाके प्लस हो गया, तो x - 7y = 30। यहाँ तक तो आपने 8th क्लास में इक्वेशन बनाना सीखा था। अब जो आपको नया है सब्स्टिट्यूशन में मेथड में, वो क्या है, इनकी सॉल्यूशंस निकालना, मतलब इन दोनों की एज निकालना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो काफ़ी सिंपल है। मैंने क्या किया, नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन जो आपने बनाई। अब सब्स्टिट्यूशन है तो सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है, आपको एक वैल्यू दूसरे में डालनी है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इसमें डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इसमें डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y = 10। ये वाला हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली 10 + 3y। अब इस वैल्यू को क्या कर देना, ये इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, इसको नाम दिया इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, x - 7y = -30। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो y x की वैल्यू भी किस टर्म में आ जाएगी, आपकी y के टर्म में आ जाएगी, सब कुछ y हो जाएगा, और वहां से आप y निकाल लोगे। देखो कैसे, x - 7y = -30 आपकी सेकंड इक्वेशन है। पुट क्या करना है, x = 10 + 3y, तो पुट कर दिया x = 10 + 3y, तो x की जगह आ गया 10 + 3y, -7y ऐसा ही है, इक्वल टू -30, 3y - 7y -4y, ये +10 उधर जाके -10, तो -4y = -40, y = 10। दैट्स इट, यहाँ पे आपका आंसर आ गया है। अब ये जो y 10 आ गया है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो, वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x = 10 + 3y। कुछ भी कर सकते हो आप, ये y चाहे तो इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है,
तो y इक्वल टू 10 है, आप लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, इसको 4 नाम दे दिया। इन इक्वेशन 3 जो आपने ये 3 ली थी, जो आपने x की वैल्यू पुट की थी, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की वैल्यू आई आपकी 10, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x इक्वल टू 40। तो जैकब्स एज विल बी 40 ईयर्स एंड सन्स एज विल बी 10 ईयर। तो वेरी सिंपल, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, दोनों इक्वेशंस बनानी है और सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। चाहे आप x की वैल्यू निकाल के y में पुट कर दो, चाहे y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, कोई सी भी एक वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस इट एंड कंसंट्रेट बेटा, ताकि आपका जो ये क्रूशियल टाइम है उसमें आप अपनी स्टडी का लॉस ना करो। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they also can study from home. Okay, thank you beta.